कई दिनों से एक वाक्य सोशल मीडिया पर तैर रहा है, मोदी ऑन बोर्ड। इसके साथ जेफरी एप्स्टीन का नाम जोड़ा जा रहा है और फिर एक पूरी कहानी गढ़ दी जाती है कि मानो भारत के प्रधानमंत्री, आरएसएस, इजरायली एजेंसियां, अमेरिकी दक्षिण पंथ और अरबपति लॉबी सब किसी गुप्त वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा हो। सुनने में यह कथा जितनी सनसनीखेज लगती है, उतना ही जरूरी हो जाता है कि हम देख लें दस्तावेज सचमुच क्या कहते हैं और कहां से कल्पना शुरू होती है। सबसे पहले तथ्य पर आए। जो लोग रोज रोज फैक्ट चेक का धंधा चलाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फैक्ट चेक अब अपनी ही कल्पनाओं का करना पड़ रहा है। लेकिन मेहनत वहां लगे तो नैरेटिव आखिर कैसे बनेगा? आसान रास्ता यही है, किसी अमेरिकी फाइल में कोई भी भारतीय नाम दिख जाए और हम तुरंत नारा लगा दें, देखो सब मिले हुए हैं। बाकी ये पूछना कि अपराध किसने किया, साजिश किसने रची, किसके खिलाफ अदालत में क्या सिद्ध हुआ, उसके लिए जो ईमानदार धैर्य चाहिए वो सोशल मीडिया के रील टेम्पो के साथ अक्सर टिक नहीं पाता। इसीलिए आखिर में सवाल वही रहता है, सिर्फ किसी वैश्विक स्कैंडल की फाइल में अपने ही प्रधानमंत्री का नाम दिख जाने भर से उन्हें अपराधी घोषित कर देना, यह कितनी राजनीति है, कितना शोध है और कितनी सीधी साधी इंटेलेक्चुअल बेईमानी। एप्स्टीन का नाम आते ही दुनिया भर की मीडिया ताकत और पतन की कहानी लिखने लगती है, लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है। कहीं किसी नेता के खिलाफ मुकदमे और गवाहियां हैं, कहीं डॉक्यूमेंटेड मुलाकातें और स्वीकारोक्तियां हैं और कहीं सिर्फ किसी ईमेल, किसी मेमो या किसी थर्ड पार्टी नोट में किसी देश या नेता का नाम एक लाइन के रूप में लिखा है। इन सबको एक ही तरह की कंपनी बताकर एक जैसा अपराधी बना देना, ये न्याय नहीं, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, इन अमेरिकी दस्तावेजों में वास्तव में क्या लिखा है और हमसे क्या पढ़वाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बड़े नेताओं और देश के नामी बिजनेस लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश की थी। So we have released over 33,000 Epstein documents. कि एप्स्टीन कोशिश कर रहा था अपने आप को एक बड़ा बिचौलिया साबित करने की। वो दुनिया भर के नेताओं, अरबपतियों, इंटेलिजेंस नेटवर्क के बीच बैठकर अपने लिंक बेच रहा था। लेकिन मीडिया की फैक्ट्री देखिए क्या करते हैं दोस्तों। मीडिया की फैक्ट्री ईमेल की दो लाइन उठाती है, मोदी, एप्स्टीन, इजराइल, आरएसएस, और ये सब एक ही फ्रेम में रख देती है और फिर कह देती है देखो सब मिले हुए हैं। अब मोदी ऑन बोर्ड की स्टोरी भारत के परिप्रेक्ष्य में कहां फिट होती है? नमस्कार। अभी हाल ही में हमने संविधान दिवस मनाया है। उसी संविधान को जो हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि कर्तव्य भी याद दिलाता है। कर्तव्य यह कि हम सोचें, सवाल करें, सच को झूठ से अलग करने की कोशिश करें और अपने ही देश की गरिमा पर किसी और के अपराध की धूल न मलने दें। संविधान की किताब में यह सब लाइनें बहुत ही औपचारिक लगती हैं। नागरिक कर्तव्य, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन इनका असली इम्तिहान कहां होता है? संसद के फ्लोर पर नहीं, कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। जी हां, आपने सही सुना, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। जब रात को दरअसल हम थके हुए स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक एक लाइन सामने आकर हमें झकझोर देती है, मोदी ऑन बोर्ड। उसके साथ नामों की एक लंबी फेहरिस्त, जेफरी एप्स्टीन, मोदी, अंबानी, हरदीप पुरी, आरएसएस, इजराइल, अमेरिका। तभी संविधान की किताब का कोई सूखा सा पेज मेरे दिमाग में हल्का सा हिलता है कि क्या वाकई ये सच है? जेफरी एप्स्टीन, ये नाम आपने सिर्फ सुना नहीं होगा, पिछले कुछ सालों में आपकी टाइमलाइन पर घिसट घिसट कर आया होगा। दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोगों से जुड़ा एक कुख्यात यौन अपराधी जिसकी कहानी में सेक्स, पैसा, सत्ता और साजिश सब कुछ एक साथ पैक है।
अभी हाल में जब अमेरिकी दस्तावेजों का एक नया बैच सामने आया और उनमें कहीं कहीं इंडिया और मोदी जैसे शब्द दिखे तो हमारे यहां तुरंत एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। देखा, हमारे प्रधानमंत्री भी उसी नेटवर्क में हैं। अब मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या किसी वैश्विक स्कैंडल की फाइल में अपने देश के नेता का नाम दिख जाने भर से उसे अपराधी या षड्यंत्र का हिस्सा मान लेना शोध है या बस राजनीतिक नफरत का शॉर्टकट? और जरा यह भी समझना जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे अकेले नाम नहीं है जिनका जिक्र कहीं ना कहीं एप्स्टाइन की फाइलों के आसपास आता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनके बारे में फ्लाइट लॉग्स, आइसलैंड विजिट्स, सब पर विस्तार से रिपोर्टें लिखी गई हैं। सालों तक मीडिया ट्रायल चला है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, उनके खिलाफ तो एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े यौन शोषण के मुकदमे तक चले। उन्हें राजकीय दायित्वों से इसीलिए हटाया गया। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि एप्स्टीन से बार बार मिले और बाद में इसे उन्होंने एक ह्यूज मिस्टेक भी कहा। अलग अलग अमेरिकी सीनेटर, अरबपति, वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटीज और फाउंडेशन नामों की एक लंबी फेहरिस्त है इस सूची में। यानी एप्स्टीन का नाम आते ही दुनिया भर की मीडिया ताकत और पतन की कहानी लिखने लगती है। लेकिन यहां फर्क समझना जरूरी है। कहीं किसी नेता के खिलाफ मुकदमे और गवाहियां हैं, कहीं डॉक्यूमेंटेड मुलाकातें और स्वीकारोक्तियां हैं, और कहीं सिर्फ किसी ईमेल, किसी मेमो या किसी थर्ड पार्टी नोट में किसी देश या नेता का नाम एक लाइन के रूप में लिखा है। इन सबको एक ही तरह की कंपनी बताकर एक जैसा अपराधी बना देना ये न्याय नहीं, सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, इन अमेरिकी दस्तावेजों में वास्तव में क्या लिखा है और हमसे क्या पढ़वाया जा रहा है? इसी नागरिक कर्तव्य की भावना से आज मैं यह बात कर रहा हूं। किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं, किसी आईटी सेल की तरह नहीं, बस एक आम नागरिक की आवाज बनकर। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और कुछ तथाकथित मीडिया चैनल्स पर भी एक नया फॉर्मूला चल पड़ा है। कोई भी इंटरनेशनल स्कैंडल उठाइए और उसमें 3 शब्द आप जोड़ दीजिए, मोदी, आरएसएस और इंडिया। बटन दबाइए और ट्वीट बन जाएगा, थ्रेड बन जाएगा, रील बन जाएगी और एक नैरेटिव तैयार हो जाएगा। इस हफ्ते वही खेल जेफरी एप्स्टीन के नाम पर हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि एप्स्टीन कौन था, वह दुनिया का बदनाम सेक्स अपराधी था, यह सब जानते हैं। सवाल यह है कि जो नए अमेरिकी दस्तावेज हमारे सामने आज हैं, वो सच में आखिर कहते क्या है? और जो लोग इस पर कहानियां बुन रहे हैं, वो इन कागजों को कहां कहां मोड़कर अपने नैरेटिव में फिट कर रहे हैं, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। जेफरी एप्स्टीन मूलतः एक अमेरिकी फाइनेंसर या मनी मैनेजर व्यक्ति थे, जिसने वॉल स्ट्रीट की दुनिया में अमीर क्लाइंट्स के पैसे संभाल कर अपना नेटवर्क बनाया। लेकिन उसका नाम इतिहास में किसी वित्त गुरु के रूप में नहीं, बल्कि कुख्यात यौन अपराधी और नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले के रूप में दर्ज है। वर्ष 2008 में फ्लोरिडा में नाबालिग के साथ यौन अपराध के मामले में एक विवादास्पद प्ली डील के जरिए वह हल्की सजा पाता है और इस प्रकार सेक्स ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर होता है। वर्ष 2019 में उस पर फिर से फेडरल चार्जेस लगते हैं, माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग के, और सैकड़ों युवा लड़कियों को मैसेज के नाम पर बुलाकर शोषण के भी उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ट्रायल शुरू होने से पहले ही मैनहट्टन की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है और इसका आधिकारिक निष्कर्ष सुसाइड बताया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया में शक और साजिश थ्योरी चलती है, क्योंकि उसके पास बहुत से ताकतवर लोगों के राज होने की बात सामने आती है। यानी यह कोई सामान्य कारोबारी नहीं, एक ऐसा शख्स जो सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिगों के शोषण और ब्लैकमेलिंग स्टाइल नेटवर्क के आरोपों से घिरा हुआ था। यह कहानी उसकी कहानी है। पहले फैक्ट पढ़ें, फिर नैरेटिव की कलाबाजियां पकड़ें। शुरुआत करते हैं इन अमेरिकी दस्तावेजों में सचमुच आखिर लिखा क्या है। ये पहली बार नहीं है कि किसी ग्लोबल लीक में दुनिया भर के नेताओं और अरबपतियों के नाम आए हों। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, विकीलीक्स केबल्स और अब एप्स्टीन फाइल्स। हर बार एक बार याद रखनी पड़ती है, किसी डॉक्यूमेंट में नाम आ जाना और न्यायालयिक अर्थों में दोषी साबित होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।
हाल में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों ईमेल, संदेश और कैलेंडर प्रविष्टियां सार्वजनिक की हैं। इन्हीं में से काफी सामग्री एक स्वतंत्र वेबसाइट को भी लीक हुई, जिसने 21 नवंबर 2025 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। इन ईमेलों में 2019 के मध्य का एक सिलसिला मिलता है, जिसमें एप्स्टीन किसी अज्ञात प्राप्तकर्ता को लिखता है कि उसे भारतीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, और कुछ घंटे बाद एक पंक्ति और आती है, मोदी ऑन बोर्ड। यहीं तक जो कुछ है वह दस्तावेज है, इसके आगे जो भी है वह व्याख्या है। लगभग हर बड़े मीडिया हाउस ने उसे पोस्टर बॉय ऑफ एलीट रॉट के रूप में पेश किया। कभी उसके प्राइवेट जेट लॉलिटा एक्सप्रेस की फ्लाइट लॉग्स, तो कभी कैरेबियन वाले प्राइवेट आइलैंड, तो कभी मैनहट्टन का महंगा टाउन हाउस, कभी अरबपतियों राजनेताओं की लिस्टें। हर चीज को प्राइम टाइम मसाला बना दिया गया। अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, लगभग सर्वदलीय सहमति से, ताकि उसके ईमेल, कैलेंडर, डॉक्यूमेंट्स जितना हो सके सार्वजनिक किए जा सके। यानी एप्स्टीन अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक ग्लोबल प्रतीक बन चुका है, जिसके पीछे पैसा, सेक्स, सत्ता, ब्लैकमेल सब एक साथ दिखाई देते हैं। और ऐसे में विषय की अनिवार्यता और भी ज्यादा प्रभावी रूप से समझ में आती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लेकर हमारे यहां सोशल मीडिया में आग लगाई जा रही है। दरअसल अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने वर्ष 2025 में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों ईमेल, टेक्स्ट और कैलेंडर एंट्रीज पब्लिक की हैं, सार्वजनिक की हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और लगभग 18,000 नई ईमेल का एक सेट एक वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज को प्राप्त हुआ, और उन्होंने 21 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट छापी, जिसका टाइटल है मोदी ऑन बोर्ड। जेफरी एप्स्टीन pressed Steve Bannon to meet with Indian PM shortly before his death. अमेरिका की एक कमिटी ने ढेर सारी फाइलें पब्लिक की हैं। इन ईमेल में एप्स्टीन एक जगह यह दावा करता है कि वह स्टीव बैनन को नरेंद्र मोदी से मिलवा सकता है, और एक लाइन में लिखता है, मोदी ऑन बोर्ड। बस यहीं तक फैक्ट है। कहीं भी अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि सचमुच बैनन और मोदी की वह मीटिंग एप्स्टीन के द्वारा हुई, या मोदी को पता था कि पर्दे के पीछे कौन किसको ईमेल कर रहा है, या एप्स्टीन ने भारत की किसी पॉलिसी पर प्रत्यक्ष रूप से अपना असर डाला। दरअसल होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में बस इतना लिखा होता है जितना मैंने आपको सूचित किया, कि एप्स्टीन कोशिश कर रहा था अपने आप को एक बड़ा बिचौलिया साबित करने की। वो दुनिया भर के नेताओं, अरबपतियों, इंटेलिजेंस नेटवर्क के बीच बैठकर अपने लिंक बेच रहा था। लेकिन मीडिया की फैक्ट्री देखिए क्या करते हैं दोस्तों। मीडिया की फैक्ट्री ईमेल की 2 लाइन उठाती है, मोदी, एप्स्टीन, इजराइल, आरएसएस, और ये सब एक ही फ्रेम में रख देती है, और फिर कह देती है देखो सब मिले हुए हैं। अब मोदी ऑन बोर्ड की स्टोरी भारत के परिप्रेक्ष्य में कहां फिट होती है। इन ईमेल्स में 2019 के दौरान एप्स्टीन एक अज्ञात व्यक्ति को लिखता है, यू शुड मीट विद मोदी, और कुछ घंटे बाद एक और लाइन लिखता है, मोदी ऑन बोर्ड, हाउस ओवरसाइट। के डॉक्यूमेंट्स में जिस इंसान को यह मैसेज गया है उसका नाम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ड्रॉप साइट अपने कॉन्टेक्ट से अनुमान लगाता है कि शायद यह शख्स स्टीव बैनन होंगे, ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि उस समय वो कजाकिस्तान में उस कॉन्फ्रेंस में थे और वी बिल्ड द वॉल नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिसका जिक्र ईमेल में भी आता है। लेकिन ध्यान रहे, दस्तावेज में ना बैनन का पूरा नाम साफ लिया गया है, ना ये दर्ज है कि वास्तव में मोदी बैनन की कोई बैठक एप्स्टीन की मध्यस्थता के कारण हो पाई। साथ में अनिल अंबानी वाले ईमेल, इंडिया इजराइल वाले संकेत और हरदीप सिंह पुरी के कैलेंडर एंट्री जोड़कर एक लंबी स्टोरी गढ़ी गई कि एप्स्टीन भारतीय राजनीति, व्यापार, कूटनीति के चौराहे पर भी घुसने की कोशिश कर रहा था। खुद ड्रॉप साइट मानता है कि प्राप्तकर्ता का नाम अस्पष्ट है, और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह मीटिंग कभी हुई भी थी या नहीं। इन्हीं ईमेल्स में एप्स्टीन बैनन को लिखता है कि वो मोदी पर 1 घंटे का शो कर रहा है और अमेरिकन हिंदूज को भी साथ ला रहा है। एक मैसेज में वो चाइना की बात करते हुए लिखता है, लुक एट योर अंडरवियर,
It either says made in China or made in India. How is it possible you guys don't understand shared goals? 2017 के एक ईमेल में एक अकाउंट जिसे कुछ रिपोर्ट्स अनिल अंबानी से जुड़ा बताते हैं, एप्स्टीन को एक न्यूज आर्टिकल फॉरवर्ड करता है जिसमें मोदी की यूएस यात्रा और ट्रंप के कॉल का जिक्र होता है। एप्स्टीन जवाब देता है, इंडिया इजराइल की नॉट फॉर ईमेल। एप्स्टीन के प्राइवेट कैलेंडर में वर्ष 2014 से 2017 के बीच कई बार हरदीप सिंह पुरी जी के साथ मीटिंग्स का दर्ज है। उस समय वे एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक पीस इंस्टीट्यूट से जुड़े डिप्लोमेटिक रोल में थे। बाद में मोदी सरकार में मंत्री बने। यानी कागज ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन खुद को भारत, इजराइल, अमेरिका, अरबपतियों के बीच एक तरह का जियोपॉलिटिकल पावर ब्रोकर दिखाना चाहता था। कम से कम ईमेल और कैलेंडर के लेवल पर तो यही कहा जा सकता है। दूसरी ओर भारत, इजराइल, अमेरिका के संबंधों की अपनी एक स्वतंत्र ऐतिहासिक यात्रा है जो एप्स्टीन से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर भी नहीं है। वर्ष 1992 में औपचारिक राजनयिक संबंध जब स्थापित होते हैं, कारगिल युद्ध के समय रक्षा सहयोग खुलकर सामने आता है। इजराइल के साथ यूपीए और एनडीए दोनों दौरों में सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में साझेदारियां विकसित होती है। हाँ, यह सही है कि वर्ष 2014 के बाद इन संबंधों को अधिक खुला और राजनीतिक स्तर पर उच्च प्रतीकात्मकता मिली। राजकीय यात्राएं, हथियार, सौदे और संयुक्त बयान जारी हुए। इस पूरी प्रक्रिया को केवल एक कुख्यात फाइनेंसर के ईमेल के सहारे निरस्त कर देना और यह संकेत देना कि मानो भारत की विदेश नीति किसी अपराधी के हाथ में थी, ना तो बौद्धिक ईमानदारी नजर आती है और ना ही यह हमारे राजतंत्र की गंभीरता के साथ न्याय करता है। परंतु जब हर वैश्विक स्कैंडल में बिना नाम आए भी एक संगठन को जबरन घसीटकर वैश्विक फांसीवाद की कथा बुनने का उपक्रम होता है, तो वह विचार विमर्श से ज्यादा पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति बन जाता है। विचारधारा की आलोचना और तथ्यात्मक आरोप, इन दोनों के बीच की रेखा को मिटाकर हम अंततः अपनी ही विमर्श संस्कृति को कमजोर करते हैं कि हर दस्तावेज को उसके संदर्भ में पढ़ें, संपर्क और संलिप्तता में अंतर समझें और यह स्वीकार करें कि विश्व राजनीति के मंच पर भारत भी एक स्वायत्त एक्टर है जो अपने हित, अपनी सुरक्षा और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेता है, ना कि किसी जेफरी एप्स्टीन की सूची में दर्ज होने मात्र से। इसका अर्थ यह नहीं कि शासन, नीतियों या नेतृत्व पर प्रश्न न उठाए जाएं। लोकतंत्र में आलोचना ना हो तो वह लोकतंत्र नहीं रहता, परंतु आलोचना तब अधिक सार्थक होती है जब वह ठोस साक्ष्यों, पारदर्शी तर्कों और व्यापक संदर्भ के साथ की जाए, ना कि किसी विदेशी वेबसाइट की अधूरी कथा को अपने भीतर के राजनीतिक क्रोध की भाषा बनाकर। शायद आज की सबसे जरूरी सीख यही है कि ना अंधभक्ति हमें बचाएगी, ना अंधा दोषारोपण हमें बचाएगा। जो समाज अपने नेताओं से जवाबदेही भी मांगता है और अपने राष्ट्रबोध की गरिमा भी बचाए रखता है, वही सचमुच परिपक्व लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ता है। एप्स्टीन की फाइलें अपने समय के अधेरे नेटवर्क्स का आईना जरूर है, पर यह हम पर है कि हम उस आईने में सबसे पहले क्या देखें। अपने देश की छवि को धुंधला रूप देकर संतोष कर लें या तथ्यों और नैरेटिव के बीच की दरारों को पहचान कर उनसे आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करें।